नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी। इस बुलेटिन में आज बात होगी अन्नदाताओं के आंदोलन की, हरियाणा सरकार को लेकर कांग्रेस के बड़े दावे की, बताएंगे कि क्या कर्नाटक में गिर जाएगी बीजेपी सरकार, जानेंगे कि क्या तेजस्वी के साथ आएंगे नीतीश कुमार, और बुलेटिन के आखिर में बात 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कल से मोबाइल पर बदल जाएगी अमिताभ बच्चन की आवाज वाली कॉलर ट्यून। अब होगी वैक्सीनेशन पर आधारित कॉलर ट्यून। 16 जनवरी से देश भर में शुरू होगा टीकाकरण का काम। बजट सत्र की तारीखों पर लगी मुहर। 29 जनवरी से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। 1 फरवरी को सुबह 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी देश का बजट। ब्रिस्बेन टेस्ट से पहले ही होगा टीम इंडिया का ऐलान। टीम इंडिया के लिए फिट 11 खिलाड़ी चुनना बना चुनौती। कोच ने दिए जसप्रीत बुमराह के खेलने के संकेत। इस साल 3 गुना तक बढ़ सकता है भारत का गेहूं एक्सपोर्ट। यूएसडीए के मुताबिक 2020-21 में भारत के गेहूं निर्यात 18 लाख टन तक पहुंच सकता है। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 92 अंकों की बढ़त के साथ 49,584 पर हुआ बंद। निफ्टी 30 अंकों की बढ़त के साथ 14,595 पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद बात करते हैं आज की बड़ी खबर की। अन्नदाताओं के आंदोलन का आज 50वां दिन है। अन्नदाता लगातार अपनी मांग को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनके हक में कोई भी फैसला नहीं हो पाया। हाँ, सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित की गई कमेटी के एक सदस्य ने खुद को कमेटी से अलग जरूर कर लिया है। देखिए ये रिपोर्ट। तापमान 2 डिग्री, विजिबिलिटी 5 मीटर, कुछ ऐसा था सुबह दिल्ली का नजारा। लेकिन अन्नदाताओं के हौसले पर सर्दी का कोई असर नहीं दिख रहा है। वो अपने आंदोलन को तेज करने का ऐलान कर रहे हैं। लोहड़ी पर अन्नदाताओं ने जगह जगह कृषि बिल की आहुति दी थी और अब वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाने की तैयारी में है। गणतंत्र दिवस पर होने वाले ट्रैक्टर रैली की तैयारियां तो चल ही रही हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने कृषि बिल पर सभी पक्षों की राय जानने के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था, लेकिन अन्नदाताओं ने इसके सदस्यों पर ही सवाल उठा दिए थे, जिसके बाद कमेटी के सदस्य भूपिंदर सिंह मान ने खुद को कमेटी से अलग कर लिया है। मान अब तक कृषि कानून का समर्थन करते रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने चिट्ठी लिखकर कहा कि पंजाब और अन्नदाताओं के हितों के साथ समझौता न करने के लिए मैं किसी भी का त्याग करने को तैयार हूँ। मैं समिति से खुद को अलग कर रहा हूँ और मैं हमेशा अपने अन्नदाता भाइयों के साथ खड़ा रहूंगा। भूपिंदर सिंह मान की जगह पर जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट कमेटी में किसी दूसरे सदस्य की नियुक्ति कर सकती है। मान की कमेटी से अलग होने के फैसले का स्वागत करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि यह हमारे आंदोलन की नैतिक जीत है। भूपिंदर सिंह मान को भी अब हमारे आंदोलन के साथ आ जाना चाहिए। आंदोलन कर रहे अन्नदाता पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो कमेटी के सामने नहीं जाएंगे। कोर्ट भले ही कमेटी के सदस्यों को बदल ले, लेकिन अन्नदाता अपना फैसला नहीं बदलेंगे। सिंघू बॉर्डर पर अन्नदाताओं की मीटिंग में ये साफ हो चुका है कि उनकी शिकायत सरकार से है और सरकार को ही इसका समाधान करना है। इस बीच कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने भी सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कृषि कानून को लेकर गलत दावे किए हैं। ये कोर्ट की अवमानना का मामला बनता है। सिंघवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से दावा किया गया कि कृषि कानून को लेकर उसने अन्नदाताओं और कृषि विशेषज्ञों से चर्चा की थी, जबकि 22 दिसंबर 2020 को आरटीआई द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में सरकार की ओर से इस तरह की किसी भी चर्चा से इनकार किया था। अन्नदाता और विपक्ष भले ही कमेटी को लेकर सवाल कर रहे हो, लेकिन सरकार को कमेटी पर भरोसा है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि मैं अन्नदाता भाइयों से कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है वो निष्पक्ष है। उसके सामने अपना मुद्दा रखें ताकि कोर्ट समय पर निर्णय कर सके। वैसे सरकार के साथ कल अन्नदाताओं की बैठक है, लेकिन फिलहाल तो बैठक पर ही सवाल खड़े हो चुके हैं। अन्नदाताओं के आंदोलन से केंद्र सरकार परेशानी में पड़ी हुई है, साथ ही हरियाणा सरकार भी मुश्किल में फंस गई है। पार्टी के विधायक ही नाराज दिख रहे हैं। इसी बीच हरियाणा कांग्रेस ने एक ऐसा दावा कर दिया जिसके बाद बीजेपी के माथे पर शिकन पड़ना तय है। तो क्या दावा किया है कांग्रेस ने, देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा में क्या गिर जाएगी खट्टर सरकार? क्या कांग्रेस में जाना चाहते हैं बीजेपी विधायक? क्या सूबे में होगा सत्ता परिवर्तन? ये सवाल कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा के उस दावे के बाद उठाए जा रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी जननायक जनता पार्टी और निर्दलीय विधायक कांग्रेस के संपर्क में है। अगर हालात बने और जरूरत महसूस हुई तो कांग्रेस सरकार बनाने के लिए संविधान अनुसार कदम उठाएगी।
उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ विधायकों में नए कृषि कानूनों को लेकर नाराजगी है। सरकार में शामिल विधायक उनसे और कांग्रेस के अन्य विधायकों से बातचीत करते रहते हैं। इस दौरान उनका गुस्सा निकलकर सामने आता है। अनेक विधायक किसान आंदोलन के समर्थन में हैं, लेकिन खुलकर कुछ नहीं बोल पा रहे। इतना ही नहीं, शैलजा ने कहा कि वर्तमान गठबंधन सरकार जनता और विधायकों का भरोसा खो चुकी है। अगर हालात बने तो सूबे में कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी। सत्ता का खालीपन बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। विधायकों की राय अनुसार उसे भरा जाएगा। कांग्रेस के इस दावे ने सूबे में बीजेपी सरकार के माथे पर शिकन ला दी है। अगर विधायक इधर उधर खिसके तो सूबे में खट्टर सरकार भी खिसक सकती है, क्योंकि हरियाणा में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत हासिल नहीं है। बीजेपी ने जेजेपी और निर्दलियों के साथ सरकार बनाई है। अगर ये दोनों ही साथ नहीं रहेंगे तो खट्टर सरकार का गिरना तय है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई सूबे में बनती है कांग्रेस की सरकार। हरियाणा में कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी में कई विधायक पार्टी छोड़ने को तैयार हैं, जिससे बीजेपी की परेशानी बढ़ती दिख रही है। वैसे बीजेपी की परेशानी सिर्फ हरियाणा में बढ़ी हुई ही नहीं है, बल्कि कर्नाटक बीजेपी में भी विधायकों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। पार्टी के 2 दर्जन के करीब विधायक सरकार से समर्थन वापसी के संकेत दे रहे हैं। तो क्या कर्नाटक में गिर सकती है येदियुरप्पा सरकार? देखिए ये रिपोर्ट। लगभग 1 साल बाद कर्नाटक में येदियुरप्पा ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया था। पिछले बार 6 फरवरी 2020 को येदियुरप्पा ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया था, लेकिन उस समय उन्होंने सिर्फ उन्हीं 10 विधायकों को मंत्री बनाया था जो कांग्रेस और जेडीएस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, और बाद में उपचुनाव में भी उन्होंने जीत हासिल की थी। इसके बाद से ही बीजेपी में बगावत की स्थिति बनी हुई थी। पार्टी के 2 दर्जन से ज्यादा विधायक येदियुरप्पा को हटाने की मुहिम में जुट गए थे, लेकिन येदियुरप्पा ने तब ये कहकर विरोधियों को मनाने की कोशिश की थी कि जल्दी ही मंत्रिमंडल का एक और विस्तार होगा, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ विधायकों को मौका दिया जाएगा। और अब 13 जनवरी को येदियुरप्पा ने एक बार फिर मंत्रिमंडल का विस्तार किया है, जिसके बाद राज्य मंत्रिमंडल की संख्या 33 हो गई है और संवैधानिक नियमों के अनुसार अब और मंत्री नहीं बनाए जा सकते। इस बार येदियुरप्पा ने उमेश कट्टी मुरुगेश निरानी को भी मंत्रिमंडल में जगह दी है। ये दोनों ही विधायक पिछले 1 साल से येदियुरप्पा को हटाने की मुहिम में जुटे थे, लेकिन विरोधियों को खुश करने की येदियुरप्पा की कोशिश एक बार फिर नाकाम साबित होती दिख रही है। पार्टी में 25 विधायक मंत्रिमंडल विस्तार से नाराज हैं और वो खुलकर बोल रहे हैं। विजयपुरा सिटी से बीजेपी विधायक बी पाटिल यत्नाल ने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया कि वो वरिष्ठता और ईमानदारी को ध्यान में नहीं रख रहे, बल्कि जो विधायक उन पर दबाव बना रहे हैं उसे सरकार में शामिल कर रहे हैं। पाटिल का इशारा सीधे सीधे उमेश कट्टी मुरुगेश निगरानी को लेकर था, जिन्होंने पिछले 1 साल से राज्य सरकार को परेशान कर रखा था। पाटिल ने केंद्रीय नेतृत्व और पीएम मोदी से गुहार लगाई है कि वो कर्नाटक बीजेपी को बीएस येदियुरप्पा और उनके चंगुल से मुक्त कराएं। बीजेपी के एक और विधायक कालाकप्पा बंदी ने भी मंत्रिमंडल विस्तार पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी का वफादार सिपाही हूं, मैं मंत्रिमंडल विस्तार से खुश नहीं हूं। दूसरी ओर सीएम येदियुरप्पा ने विधायकों की नाराजगी को लेकर कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर किया गया था, जिन्हें मंत्री बनाया गया है। उनके नामों पर केंद्रीय नेतृत्व की सहमति थी, लेकिन फिर भी 10 से 12 विधायक नाराज हैं। मैं उनसे बात करूंगा, लेकिन फिर भी उन्हें परेशानी है तो वो केंद्रीय नेतृत्व से बात कर सकते हैं। येदियुरप्पा ने भी ये बात स्वीकार कर ली है कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। लगभग 2 दर्जन विधायक नाराज हैं। ऐसे में यदि ये विधायक सरकार से अलग होने का ऐलान कर देते हैं तो राज्य में बीजेपी की सरकार उसी तरह से गिर जाएगी जैसे जेडीएस कांग्रेस की सरकार चली गई थी। हरियाणा और कर्नाटक में बीजेपी सरकार मुश्किल में फंसी हुई है। वहीं मुश्किल में बिहार की एनडीए सरकार भी दिख रही है। बिहार में बीजेपी जेडीयू के साथ सरकार चला रही है। जेडीयू के नीतीश कुमार राज्य में सीएम है, लेकिन वो बीजेपी से परेशान है, क्योंकि बीजेपी उन्हें घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ती। बीजेपी के साथ ही विपक्ष के नेता आरजेडी विधायक तेजस्वी यादव भी नीतीश की घेराबंदी में जुटे हैं। तो क्या कहा है तेजस्वी ने? देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश कुमार लगातार सवालों के घेरे में हैं। सरकार में शामिल बीजेपी और विपक्षी दल दोनों ही बिहार की कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर नीतीश कुमार को घेर रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार के पास ही गृह मंत्रालय भी है, इस कारण कानून व्यवस्था के मामले में सीधे निशाने पर आ चुके हैं।
पटना में इंडिगो मैनेजर की जान लेने की वारदात के बाद नीतीश कुमार ने कहा था कि जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नीतीश के बयान पर नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए कहा कि आप चिंता मत करिए, अपनी नाकारा पुलिस को बोलिए हमसे संपर्क कर लें, हम लालटेन लेकर जनता संग जल्द ही शांति भंग करने वाले लोगों को पकड़ लेंगे। तो वहीं बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा कि सरकार कानून व्यवस्था को लेकर लगातार विफल साबित हो रही है। विपक्ष के साथ ही सरकार में शामिल बीजेपी ने भी इस मामले में नीतीश कुमार पर तंज कसा है। पटना से बांकीपुर से बीजेपी विधायक नवीन नितिन ने नीतीश कुमार को योगी मॉडल अपनाने की नसीहत दी, तो वहीं महाराजगंज से बीजेपी के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने भी प्रदेश पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं, जिसे लेकर अब जेडीयू के नेता ने भी बीजेपी और विपक्ष को करारा जवाब दिया है। जेडीयू प्रवक्ता संजय कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार को किसी के सलाह की जरूरत नहीं है, ना किसी मॉडल की जरूरत है। बिहार में नीतीश कुमार की मुश्किलें बीजेपी और विपक्ष दोनों ने बढ़ा रखी हैं, तो वहीं पश्चिम बंगाल में टीएमसी भी मुश्किल में दिख रही है। राज्य में जल्दी ही विधानसभा चुनाव होने हैं और टीएमसी ने बीजेपी के खिलाफ सभी दलों को एकजुट करने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस और वाम दलों को टीएमसी का प्रस्ताव रास नहीं आया। तो क्या कहा वाम दलों ने और कांग्रेस ने, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी लगातार टीएमसी में सेंधमारी की कोशिश कर रही है। टीएमसी के कई विधायकों को बीजेपी अपने पाले में कर चुकी है। लोकसभा चुनावों के बाद से ही बीजेपी ने ममता के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है, जिससे अब टीएमसी परेशानी में दिख रही है। मुकाबला करीबी देख टीएमसी की ओर से अब विपक्ष को एकजुट करने की कोशिशें भी शुरू हो गई है। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने तो बीजेपी को रोकने के लिए टीएमसी की ओर से कांग्रेस और वाम दलों की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है। सौगत रॉय बंगाल में महाजोत बनाकर बीजेपी का रास्ता रोकना चाहते हैं, लेकिन सौगत रॉय के बयान को कांग्रेस और वाम दलों ने खारिज कर दिया है। कांग्रेस ने तो टीएमसी को ही प्रस्ताव देते हुए कहा कि बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस की लड़ाई में टीएमसी को उसका साथ देना चाहिए। टीएमसी कांग्रेस से गठबंधन की जगह अपनी पार्टी का विलय ही कांग्रेस में कर दे। जबकि कांग्रेस के पश्चिम बंगाल अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने तो ममता पर यहाँ तक आरोप लगा दिया है कि उनके कारण ही राज्य में बीजेपी मजबूत हुई है। अधीर ने कहा, हमें टीएमसी के साथ गठबंधन में कोई दिलचस्पी नहीं है। पिछले 10 सालों में हमारे विधायकों को खरीदने के बाद टीएमसी को अब गठबंधन में दिलचस्पी क्यों है? जबकि सीपीएम के नेता सुजान चक्रवर्ती ने कहा कि टीएमसी के बयान से साफ है कि राज्य में वामदल मजबूत ताकत है। वामदल और कांग्रेस विधानसभा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी दोनों को हराएंगे। कांग्रेस वाम दलों के साथ ही बीजेपी ने भी टीएमसी पर निशाना साधा है। बीजेपी ने कहा कि टीएमसी को अब दिखने लगा है कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनने वाली है। टीएमसी बीजेपी का सामना नहीं कर पा रही है, इसलिए वो अब दूसरे दलों की मदद मांग रही है। टीएमसी के साथ न तो कांग्रेस जाने को तैयार है और न ही वामदल। वामदल तो दावा कर रहे हैं कि राज्य में इस बार उनके गठबंधन की सरकार बनेगी, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है। लेकिन तमिलनाडु में किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि ये चुनाव तमिलनाडु में भी है और आज यहाँ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी दोनों पहुंचे। तो तमिलनाडु में किसने क्या कहा, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। तमिलनाडु में अभी विधानसभा चुनाव में कुछ महीने का समय बचा है, लेकिन इस बार का विधानसभा चुनाव काफी चुनौतीपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जयललिता और करुणानिधि के जाने के बाद से राज्य में अब कोई करिश्माई चेहरा मौजूद नहीं है। वक्त चुनाव का है और ऐसे में पार्टियों की नजर हर उस मुद्दे और घटनाओं पर है जिसके सहारे जनता को लुभाया जा सके। ऐसे में पोंगल के अवसर पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों शीर्ष पार्टियों के नेताओं का एक साथ तमिलनाडु का दौरा करने से साफ साफ संकेत मिल रहे हैं कि उनकी निगाहें राज्य पर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन के बेटे और अभिनेता उदयनिधि के साथ यहां के सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि मैं यहां तमिल संस्कृति को समझने के लिए आया हूं, लेकिन बीजेपी तमिल संस्कृति को नहीं समझती है। माना जा रहा है कि राहुल गांधी तमिल संस्कृति के सहारे राज्य की राजनीति को साधने की कोशिश में है। तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज तमिलनाडु पहुंचे हैं। वो पोंगल उत्सव में भी शामिल हुए और इसके बाद वो एआईएडीएमके के नेताओं से भी मिले। और बुलेटिन के आखिर में बात कि क्या टल सकते हैं विधानसभा चुनाव। आगामी अप्रैल मई में देश के 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन माना जा रहा है कि चुनाव आयोग इन चुनावों को कुछ सप्ताह के लिए टाल सकता है। तो क्यों टाला जा सकता है विधानसभा का चुनाव और इससे किसको होगा फायदा, देखिए इस रिपोर्ट में।
इसी साल अप्रैल मई में देश में 4 राज्य पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और केरल के साथ ही केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा का चुनाव होना है, जिसे लेकर राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ चुनाव आयोग भी तैयारियों में जुटा है। आयोग के अधिकारी लगातार इन राज्यों का दौरा करने के साथ ही तमाम दिशा निर्देश भी जारी कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच चुनावों की तारीखों को लेकर भी संशय की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि जिस समय विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं, वो तारीख 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के बीच में पड़ रही है। आमतौर पर बोर्ड परीक्षाएं फरवरी और मार्च महीने में होती थीं, लेकिन इस बार स्वास्थ्य मुसीबत के चलते परीक्षाएं अप्रैल मई में पहुंच गई हैं। अधिकांश राज्य वार्डों ने तो अभी तक परीक्षाओं की तारीख का ऐलान भी नहीं किया है। इससे ये संकेत मिल रहे हैं कि चुनाव आयोग परीक्षाओं को देखते हुए चुनावों को 1-1.5 महीने के लिए टाल सकता है। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तारीखों को कुछ आगे बढ़ाने ने विपक्ष की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि यदि विधानसभा का कार्यक्रम पूरा होने से पहले नए चुनाव नहीं हुए तो राज्य विधानसभा भंग हो जाएंगी और राज्य के प्रशासन पर केंद्र का नियंत्रण हो जाएगा, यानी राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। इसका फायदा बीजेपी को मिलना तय माना जा रहा है। इसीलिए विपक्ष चुनाव आयोग से समय से चुनाव कराने की मांग कर रहा है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी तो कई बार आरोप लगा चुकी हैं कि बीजेपी राज्य में उनकी सरकार को हटाना चाहती है, ताकि विधानसभा चुनावों में गड़बड़ी करके जीता जा सके। अब देखना है कि चुनाव आयोग कब चुनावों की तारीखों का ऐलान करता है और क्या चुनाव अप्रैल मई की जगह जून जुलाई में कराने पर विचार कर सकता है। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।